गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यूथ पावर एकेडमी, सबसे पहले आप सभी को बधाई कि आपने अपना एग्ज़ाम सक्सेसफुली दिया कल, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन 2025 का। और कल शाम से ही जब पेपर मिले हैं तो हमारी जो YPA की टीम है उसने बहुत डिटेल एनालिसिस की पूरे पेपर की और इनके प्रॉपर आंसर्स और विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। कल तक आपको सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन और आंसर्स दे दिए जाएंगे। और जहाँ तक बात है यूथ पावर एकेडमी का, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है, तो काइंडली आप टेलीग्राम चैनल पे जाके यूथ पावर एकेडमी इसको सब ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है जिस पे हमारे वीडियोस पढ़ते हैं उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। सारे एग्ज़ाम्स हम जितने भी जो क्वेश्चंस आए हैं सिविल सर्विसेज के प्री में, तो इस बार काफ़ी टफ पेपर है और उम्मीद की जा रही कि कट ऑफ थोड़ा कम रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि क्वेश्चन अच्छे का पूछे गए हैं। UPSC का हर बार कुछ ना कुछ चेंज रहता है, तो इस बार भी इन्होंने अपने पैटर्न में चेंज लाया है। डिफ़िकल्ट पेपर इसको कहा जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और आप हमारे चैनल पे जाके टेलीग्राम चैनल पे यूथ पावर एकेडमी पे इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हम इसमें जो है वो जो B बुकलेट होती है उसका जो है सेट B का हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो इसमें आप क्वेश्चन वाइज देख लीजिए और अपने अपने सेट के अकॉर्डिंग आंसर्स को उसमें मार्क कर लीजिएगा और एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, और इसमें तीन ऑप्शंस दिए हैं, फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। और पूछा गया है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव आर कंसीडर्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। एक टर्म दिया है पावर ट्रेन व्हीकल्स का, और पूछा है इसमें कि कौन कौन से इसमें जो है वो इनको कहा जा सकता है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 एंड नन। और इसका जो आंसर है वो है ऑल द 3। ऑल द 3 यानी कि ये जो तीनों ही हैं इन्हें हम पावर ट्रेन व्हीकल कहेंगे। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल, इन तीनों को ही पावर ट्रेन व्हीकल कहा जाएगा। और क्यों कहा जाएगा? बिकॉज दे डू नॉट सोलली, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल इंटरनल कंबशन इंजन्स और फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि डीजल पेट्रोल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे जो है वो निर्भर नहीं रहते हैं, इसीलिए इनको पावर ट्रेन व्हीकल्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन आंसर 3 है, ऑल द 3 आर करेक्ट। फिर अगर हम बात कर ले सेकेंड क्वेश्चन की, तो उसमें पूछा है विद रेफरेंस टू अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, UAVs की बात की गई है। और पूछा गया है कि 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये कहा गया है कि ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन डू ऑटोमेटेड होवरिंग। और थर्ड स्टेटमेंट है ऑल टाइप्स ऑफ UAVs कैन यूज़ बैटरी ओनली एज अ सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। फिर इसके भी ऑप्शंस दिए गए हैं, ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 एंड नन। तो इसका जो आंसर है ये है आंसर D, यानी कि नन। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, आंसर D है इसका सही और आंसर नन। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको प्रोवाइड करा जा रहा है कि इसमें जो कहा गया कि जो जितनी भी UAVs हैं वो वर्टिकल लैंडिंग करती हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ जो है वो उनको रनवेज का रिक्वायरमेंट होता है, तो कुछ ऐसी इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फिक्स्ड विंग ड्रोन्स, तो इनको रनवेज की ज़रूरत होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर UAV वर्टिकल लैंडिंग करता है। फिर बोला गया है कि ऑल द UAVs आर कैपेबल ऑफ ऑटोमेटेड होवरिंग, ऐसा भी नहीं है। कुछ हैं जिनकी फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होते हैं,
यानी कि होवरिंग मतलब कि उनके जो पंख होते हैं वो ऑटोमेटिक फर्टिलाइज मतलब जो है वो उड़ते हैं, जैसे चिड़िया उड़ती है अपने पंख को फड़फड़ाती है उस तरह से। तो इसमें ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे जिनमें कि फिक्स्ड ड्रोन्स भी होते हैं। तो यानी ये भी स्टेटमेंट गलत है। फिर अगर हम बात कर लें कि ऑल UAVs ओनली यूज़ बैटरीज, तो ये भी गलत है, क्योंकि कुछ जो हैं वो गैसोलीन इंजन्स का भी यूज़ करती हैं, हाइब्रिड सिस्टम्स का और सोलर पावर का भी यूज़ करती हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके। तो इसका आंसर है डी। फिर अगर हम बात कर लें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज की बात की गई है और उसमें कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम और निकल 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि हाउ मैनी ऑफ द अबव यूजुअली मेक अप बैटरी कैथोड्स। ये कितने हैं इन चारों एलिमेंट्स में जो कि बैटरी कैथोड के बनाने में जिनका इस्तेमाल होता है, यूज़ होता है। फिर फर्दर ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि ओनली 2, मतलब समझ रहे इस बार क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया कि सिर्फ 1 या सिर्फ 2 या सिर्फ 3 या सभी, तो बहुत घुमा के पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसमें देख लीजिए, लिथियम, कोबाल्ट और निकल ये कॉमन कंपोनेंट्स हैं बैटरी कैथोड्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, जैसे कि लिथियम आयन बैटरीज NMC और NCA। और जो ग्रेफाइट है उसका यूज़ होता है एनोड मटेरियल के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ओनली 3, आंसर सी ओनली 3, सी आंसर सही है और ये गलत हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए हम, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 3 चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि सिगरेट बट्स की बात कही गई है, आई ग्लास लेंसेज और कार टायर्स। फिर कहा गया है कि हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, कितने में प्लास्टिक होता है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 या नन। तो इसका जो आंसर है ये है सी आंसर है इसका सही आंसर, ऑल द 3, यानी कि तीनों में ही प्लास्टिक होते हैं। अगर हम सिगरेट बट्स की बात कर लें तो जो सिगरेट बट्स होते हैं उनमें सेलुलोज एसीटेट पाया जाता है जो कि एक तरह का प्लास्टिक होता है। अगर हम आई ग्लास लेंसेज की बात कर लें तो ये जो है वो वेरियस प्लास्टिक से मिलती हैं, जैसे कि पॉलीकार्बोनेट है, CR39 है। फिर अगर हम कार टायर्स की बात कर लें तो वो भी उनका जो मुख्य जो है वो तो रबड़ से बनते हैं, लेकिन वो भी जो है वो सिंथेटिक रबड़ का यूज़ करते हैं और जो सिंथेटिक रबड़ से ये डिराइव होते हैं प्लास्टिक से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल द 3, सी आंसर करेक्ट है, बाकी गलत हैं। ये हमारी रिसर्च टीम ने कल शाम से लेके बहुत डिटेल इसमें एनालिसिस किया है, तो उसके बेसिस पे हमारे आंसर हैं और हमारे आंसर UPSC की आंसर शीट से पूरी तरह से मेल खाएंगे, आने पे पता चल जाएगा। और इसीलिए कह रही हूँ कि आप जो है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे इसका PDF भी आप जो है वो ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी सब्सटेंसेस के बारे में पूछा गया है। इथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया, 3 सब्सटेंसेस के बारे में बात की गई है और इसमें बोला गया है कि कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मैनी ऑफ देम, ओनली 1, ओनली 2, ऑल ऑफ 3। इस तरह का जो क्वेश्चन आया इस बार देखिए कि इसमें घुमा के पूछ रहा है कि सिर्फ 1 या सिर्फ 2 या तीनों या कोई भी नहीं। तो अब इसका आंसर देख लीजिए, कोल गैसिफिकेशन कैन प्रोड्यूस सिंग गैस। कोल गैसिफिकेशन में सिंग गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है और सिंग गैस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वेरियस केमिकल्स में। इथेनॉल जो है वो सिंग गैस से प्रोड्यूस होती है, यूरिया भी सिंग गैस से प्रोड्यूस होती है क्योंकि सिंग गैस में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इनसे डिराइव होती हैं और इसका यूज़ करके हम यूरिया बना सकते हैं। और जो नाइट्रोग्लिसरीन की बात कही गई है, तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ग्लिसरॉल और नाइट्रिक एसिड से प्रोड्यूस होता है जो कि सिन गैस से नहीं मिलता है।
तो यानी कि एथेनॉल और यूरिया 2 ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर सही है आंसर बी, यानी कि ओनली 2, यानी कि सिर्फ 2 ऐसे हैं प्रोडक्ट जिनकी बात कही है कि एथेनॉल और यूरिया, इन्हीं का जो है वो प्रोडक्शन होता है कोल गैसिफिकेशन के हेल्प से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20, HMX and LLM105 which are sometimes talked about in media. These are alternatives to hydrofluorocarbon refrigerants. These are explosives in military weapons, and these are high energy fuels for cruise missiles. And the last one is option D is these are fuels for rocket propulsion. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि 4 सीधे सीधे आंसर्स दिए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब है, जो इसका करेक्ट आंसर है, वो है बी, दीज आर एक्सप्लोजिव्स इन मिलिट्री वेपन्स। बाकी जो आंसर हैं वो गलत हैं। ये जो टर्म दिए गए हैं Cl20, HMX, LLM105, ये सभी जाने जाते हैं क्योंकि ये हाई एनर्जी एक्सप्लोजिव्स होते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो बी है कि इनका यूज़ जो है वो मिलिट्री वेपन्स के लिए होता है। फिर अगर हम 7th क्वेश्चन पे आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट में पूछा गया है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 और उनके बारे में इसमें पूछा गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मेजोराना 1 चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। एक चिप की बात की गई है, मेजोराना 1 चिप। फिर कहा गया है कि मेजोराना 1 चिप हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेज़ॉन वेब सर्विसेज। इस चिप के बारे में बात कही गई है और ये बात पूछा गया है कि इसका इंट्रोडक्शन अमेज़ॉन वेब सर्विसेज के द्वारा किया गया। फिर थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है, डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट। ये क्वेश्चन में पूछा गया है। फिर ए ऑप्शन है 1 and 2, बी है 2 and 3 ओनली, सी है 1 and 3 ओनली और डी है 1, 2 and 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 and 3 ओनली। 1 and 3 जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो करेक्ट हैं। इसको देख लेते हैं। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि मेजोराना क्यूबिट्स आर अ प्रॉमिसिंग एवेन्यू for fault tolerant quantum computing and chips based on this concept are being developed। तो ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। जो सेकेंड स्टेटमेंट की बात कही गई है कि while AVS is involved in quantum computing, specific Majorana 1 chip being introduced by AVS is not a widely known fact। तो मेजोराना का जो इन्होंने बोला है कि AVS के द्वारा इसका निर्माण करवाया इंट्रोड्यूस किया गया है अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, तो वो करेक्ट नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो इसके मेजोराना के रिसर्च से जो है वो रिलेटेड है, तो यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया। फिर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात कर लें कि डीप लर्निंग इज़ इंडीड अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग फोकसिंग ऑन न्यूरल नेटवर्क्स विद मैनी लेयर्स। डीप लर्निंग की बात कही गई है जो थर्ड स्टेटमेंट में, वो सही है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है सेट बी का, उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर है 1 and 3, आंसर सी 1 and 3 करेक्ट हैं। आज आपको 25 क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और कल तक सारे आंसर्स आपको दे दिए जाएंगे। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है YPA उस पर जाएं, उसको ज्वाइन करें और यूट्यूब पे जो हमारा YPA का चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस पर आपको PDF अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा गया है विद रेफरेंस टू मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की बात की गई है, विच आर ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज़, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनके बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं।
फर्स्ट है दे आर मैन मेड प्रोटीन्स, सेकेंड है दे स्टिमुलेट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ड्यू टू देयर एबिलिटी टू बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजेंस, और थर्ड स्टेटमेंट दिया है दे आर यूज्ड इन ट्रीटिंग वायरल इन्फेक्शंस लाइक दैट ऑफ निपा वायरस। फिर इसमें जो ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से करेक्ट हैं, तो इसमें बोला गया कि 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3, 4 ऑप्शंस ये दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर, सही जो आंसर है वो है डी, यानी कि 1, 2 and 3, डी आंसर करेक्ट आंसर है। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं, यानी कि ये जो तीनों ही बातें कही गई हैं ये करेक्ट हैं। मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये मैन मेड हैं, इंजीनियर्ड प्रोटीन्स होती हैं, और ये डिज़ाइन होती हैं टू मिमिक द बॉडीज़ नेचुरल एंटीबॉडीज़। जो बॉडी जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है उसको जो है वो ये मिमिक्री करती हैं, उन्हीं के बेसिस पे इनको बनाया गया है, तो ये मैन मेड हैं। फिर सेकेंड अगर हम बात कर लें तो दे बाइंड टू स्पेसिफिक एंटीजन लीडिंग टू एन इम्यून रिस्पॉन्स और ब्लॉकिंग द एंटीजन फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। फिर जो थर्ड है आंसर कि मोनोक्लोनल बॉडीज़ हैव बीन एक्सपेरिमेंटली और इन कंपैशनेट यूज फॉर ट्रीटिंग सेवरल वायरल इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग निपा वायरस, तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो डी जो है वो सही है और बाकी गलत हैं, तो डी ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए अपने सेट में। 1, 2 and 3 तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें बोला गया है नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, कोई भी वायरस ओशन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकता है। नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, एंड थर्ड इज नो वायरस कैन चेंज द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी इन होस्ट सेल्स। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इसमें है। अब इसमें देखिए फिर घुमा के पूछ दिया कि ओनली 1, ओनली 2, ऑल द 3 एंड नन, तो इसका जो आंसर है वो है नन, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, सब गलत है। कैसे है वो आइए देख लेते हैं। वायरसेस आर अबंडेंट इन ओशन वाटर्स, ओशन वायरस में बहुत संख्या में पाए जाते हैं और ये इनका एक सिग्निफिकेंट इकोलॉजिकल रोल होता है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकेंड का अगर हम बात कर लें कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। बैक्टीरिया जो वायरस को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफाज कहा जाता है, एंड दे आर वेरी कॉमन, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड अगर हम बात कर लें कि वायरसेस इन्फेक्ट होस्ट सेल्स प्रिसाइजली टू हाईजैक देयर मशीनरी ऑफन अल्टरिंग सेलुलर ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी टू फैसिलिटेट देयर रेप्लिकेशन, तो ये सही होता है। वायरस जब बॉडी पे अटैक करता है तो जो बॉडी की मशीनरी होती है उसको ख़राब करता है और अपने हिसाब से वो प्रोटीन्स बनाता है, जिसकी वजह से जो है वो बीमारी फैलती है, डिजीज़ होती है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो ये तीनों जो हैं वो इनकरेक्ट हैं और इसलिए जो आंसर है ये है डी, तो इसको आप मार्क कर लीजिए कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है। YPA के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, इसमें जो है वो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक्टिवेटेड कार्बन की बात कही गई है कि एक्टिवेटेड कार्बन इज़ अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम इफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रिमीडिएट कंटेमिनेंट्स फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज़, कि मतलब एक्टिवेटेड कार्बन का यूज़ पॉल्यूटेंट को हटाने में होता है और कंटेमिनेशन को हटाने में किया जाता है। बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे स्ट्रीम, जैसे उनका जो है वो जो भी प्रोडक्ट निकलता है बाय प्रोडक्ट, वो स्ट्रीम्स में बहा दिया जाता है, तो उसको जो है वो इसमें कहा गया है कि जो एक्टिवेटेड कार्बन है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इसको हटाने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में बात कही गई है कि activated carbon exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metal, कि जो एक्टिवेटेड कार्बन होता है उसका सर्फेस एरिया स्ट्रॉन्ग मतलब बड़ा होता है और काफ़ी पोटेंशियल उसमें हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। और थर्ड है कि एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ईजिली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनवायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट,
तो 3 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग आंसर पूछा गया है कि बोथ 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बी ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। थर्ड है ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज़ करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। और फोर्थ है कि नाइदर स्टेटमेंट 2 नॉर 3 इज़ करेक्ट। तो इनके बारे में बात कही है और उसका एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 1 के रिगार्डिंग में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है वो है ए इज़ द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो कैसे करेक्ट हैं ये देख लीजिए। एक्टिवेटेड कार्बन का जो यूज़ होता है वो पॉल्यूशन के रिमूवल के लिए होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फिर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि इट्स लार्ज सरफेस एरिया एंड एब्जॉर्प्टिव प्रॉपर्टीज़ आर की टू इट्स इफेक्टिवनेस इन रिमूविंग कंटेमिनेंट। तो यानी कि इस जो कार्बन जो स्टेटमेंट में बात की गई है कि इसका लार्ज सरफेस एरिया होता है और कंटेमिनेंट्स को हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो स्टेटमेंट 2 सही है। तो यानी कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट हो गया। फिर थर्ड बात की गई है कि एक्टिवेटेड कार्बन, जो थर्ड इसमें ऑप्शन दिया गया था स्टेटमेंट में कि एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी ईजिली सिंथेसाइज फ्रॉम इन्वायरमेंटल वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। तो इससे जो है वो इनको सिंथेसिस हो सकती है, तो ये भी सही है। तो यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम वेरियस कार्बन रिच वेस्ट मटेरियल्स, तो यानी कि ये सही है। तो 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं और जो पहला ऑप्शन था वो जो है वो और ये दोनों जो है वो पहले को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मतलब एक्टिवेटेड कार्बन से ही रिलेटेड ये दोनों बातें सही हैं कि उनका वेस्ट मटेरियल से इनको तैयार किया जाता है और उनकी जो पॉल्यूटेंट्स की एब्जॉर्बिंग की पावर होती है बहुत हाई होती है और ये इनका यूज़ होता है इसीलिए पॉल्यूशन के रिमूवल में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है सेट बी में, इसका आंसर होगा आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें 3 स्टेटमेंट इसमें भी दिए गए हैं और इसमें बोला गया है कि स्टडीज़ इंडिकेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड emissions फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस। यानी कि 5% से ज़्यादा का जो ग्लोबल कार्बन एमिशन होता है वो सीमेंट इंडस्ट्री के द्वारा होता है। सिलिका बियरिंग क्ले इज़ मिक्सड विद लाइमस्टोन वाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में सिलिका बियरिंग क्ले का यूज़ होता है। थर्ड स्टेटमेंट है लाइम स्टोन इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं और इनका जो एक्सप्लेनेशन है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स। इसमें भी एक्सप्लेन करके पूछा गया कि बोथ 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। बोथ 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। और तीसरा है कि बोथ ऑफ देम 2 and 3 आर करेक्ट and that explains statement 1, only one of the statement। और जो लास्ट है वो ये कहा है कि neither 2 is correct nor 3 is correct। तो इस बार अलग सा पैटर्न है यूपीएससी के क्वेश्चन में, जो इन लोग का आंसर जो दे रहे हैं, जो ऑप्शन दे रहे हैं उनको भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा घुमा दिया है। तो बच्चों के लिए इस तरह के क्वेश्चन जो करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, इसलिए इस बार उम्मीद की जा रही है कि जो कट ऑफ है वो कम ही रहेगा। तो इसका हम आंसर देख लें पहले कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बोथ स्टेटमेंट 2 and 3। आंसर बी जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 3 मोर डायरेक्टली एक्सप्लेन द CO2 एमिशंस फ्रॉम द प्रोसेस। तो ये दोनों स्टेटमेंट बताया है कि करेक्ट है, लेकिन सिर्फ एक जो स्टेटमेंट 1 है वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि कैसे इसको बताया गया है कि 2 और 3 सही हैं और फर्स्ट जो है वो
ये दोनों जो है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आंसर ए जो है वो सही नहीं है। फिर अगर हम बात करें कि 2 and 3 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 3, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आंसर बी को टिक कर लीजिए अपने जो आपका जो बुकलेट है उसमें। बी का हम लोग ने इसमें पूरा एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाया है, सेट बी का है ये, तो आंसर बी जो है वो इसका करेक्ट है। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर हम देख लें तो जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो जो है वो ग्लोबल कंट्रीब्यूट करता है ग्लोबली 5% से ज़्यादा एमिशंस में, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि लाइम स्टोन इज़ द प्राइमरी रॉ मटेरियल एंड सिल्का बियरिंग मटेरियल्स आर एडेड, तो ये भी जो है वो करेक्ट है। और जो तीसरा है कि ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन लाइमस्टोन इज कैल्साइन decomposing into lime and releasing CO2. This directly explains a significant source of CO2 emissions from the industry. Statement 2 describes the composition, while statement 3 describes a process that causes emissions. तो इसलिए जो है इसका जो आंसर है वो बी होगा, करेक्ट है। लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट जो 1 है उसको एक्सप्लेन जो है वो 2 ही कर रहा है। 3 का जो डायरेक्ट रिलेशन है वो CO2 के इमिशन के से रिलेटेड है इस पूरी प्रोसेस में। तो ये आपके इसके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम डिस्कस कर लें तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। सबसे पहला है एट द 28th यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है कि COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज़ अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू डीकार्बोनाइज हेल्थ सेक्टर। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि इफ़ इंडियाज़ हेल्थ सेक्टर इज़ डीकार्बोनाइज द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज। 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फिर इनमें पूछा गया है फर्दर, ये भी एक्सप्लेनेटरी पूछा गया है कि कौन कौन से करेक्ट हैं और क्या वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं। ये इस तरह से पहले कभी नहीं पूछा गया है UPSC के द्वारा। तो ये अगर हम देख लें कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट बट बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। Both statement 2 and 3 are correct but only one of them explains statement 1. फिर थर्ड है only one of the statements 2 and 3 is correct and that explains statement 1. और फिर है neither of them is correct. तो इसका एक्सप्लेनेशन, इसका जो आंसर है वो है आंसर डी। और जो डी आंसर है neither statement 2 nor statement 3 is correct। पहला करेक्ट है। जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है कि इंडिया इंडीड डिड नॉट साइन द COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ, कि इंडिया ने COP28 डिक्लेरेशन को जो है वो साइन नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात कर लें तो वो भी सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। डिक्लेरेशन एट COP आर जनरली नॉन बाइंडिंग, बाइंडिंग नहीं होते हैं। ऐसे जो भी हमारे जो पार्टीज़ की जो मीटिंग होती है उसमें जो डिक्लेरेशन होते हैं वो जनरली नॉन बाइंडिंग ही होते हैं। बाद में अगर बहुत ज़्यादा वोटिंग होती है फिर सारी कंट्रीज़ मानती हैं तब जाके कहीं वो बाइंडिंग की कैटेगरी में आते हैं, तो ये इनकरेक्ट है। अ डिक्लेरेशन बिकमिंग मैंडेटरी अपॉन साइनिंग इज़ नॉट टिपिकल फॉर सच एग्रीमेंट्स, तो वही बताया गया कि ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं तो वो मैंडेटरी उनमें नहीं होता है। फिर थर्ड इज़ नॉट नेसेसरली करेक्ट और अ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर इंडियाज़ डिसीजन, ये जो कहा गया है कि ये करेक्ट है तो ये करेक्ट नहीं है और ये ना तो एक्सप्लेनेशन है कि इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया। वाइल डीकार्बोनाइजेशन कैन हैव चैलेंजेस, compromising resilience is not a guaranteed outcome and the declaration itself was not binding। तो यानी कि
आंसर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आप अपना टिक कर लीजिए। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कहता है कि साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इन इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 2 क्या है कि सोलर फ्लेयर्स and associated coronal mass ejection bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy। और स्टेटमेंट 3 है एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट्स द वाटर टेंड्स टू मूव टूवर्ड्स द इक्वेटर। 3 स्टेटमेंट इसमें भी दिए गए हैं। और फिर इसी तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या वो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। तो जो इसका आंसर है वो है आंसर सी। इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर सी। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट्स 2 and 3 is correct and that explains statement 1. Statement 3 explains statement 1। घुमा के इसमें सारे क्वेश्चंस को का आंसर ही तैयार किया गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं हो जाएं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि अर्थ रोटेशन एंड एक्सिस आर सब्जेक्ट टू शिफ्ट ड्यू टू वेरियस फैक्टर, कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मास रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो अर्थ का जो रोटेशन और जो एक्सिस है वो शिफ्ट हो सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है रिगार्डिंग सोलर फ्लेयर्स, बट दे डू नॉट डायरेक्टली कॉज शिफ्ट इन अर्थ रोटेशन। तो इसमें जो बात कही गई कि इनकी वजह से अर्थ रोटेशन, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि सोलर फ्लेयर्स के बारे में कि लॉन्ग टर्म वे अफेक्टिंग द आउटर एटमॉस्फेयर रादर देन द सॉलिड अर्थ मास डिस्ट्रीब्यूशन, कि मतलब जो सॉलिड अर्थ का पार्ट है उसको ना करके जो आउटर जो एटमॉस्फेयर है उसको अफेक्ट करते हैं। फिर थर्ड स्टेटमेंट है कि एज पोलर आइस मेल्ट्स the water distributes closer to the equator, which can influence earth movement of inertia and thus its rotation and axial tilt, similar to a spinning ice skater extending their arms। लेकिन this does not explain statement 1। तो करेक्ट अगर देखा जाए तो 1 इज़ करेक्ट, 2 इज़ करेक्ट, लेकिन ये जो है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। और जो आपका स्टेटमेंट 3 है वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज़ करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, तो ये इसका सही आंसर है। आंसर सी है इसका करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। फिर अगर हम बात कर लें क्वेश्चन नंबर 14 की, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी क्लाइमेट चेंज का है। इसमें पूछा गया है कि इसमें भी 3 स्टेटमेंट हैं पेरिस एग्रीमेंट को लेके कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन ग्लोबल डिस्कशंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड स्टेटमेंट है कि 6 आर्टिकल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज सेट्स आउट द प्रिंसिपल्स ऑफ कार्बन मार्केट्स। और थर्ड जो है वो है आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस Agreement on Climate Change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets। तो इसमें भी फिर उसी तरह से स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 1 को। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसका क्या सही आंसर है। इसका सही आंसर है both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1। यानी कि आर्टिकल 6 जो है वो क्रूशियल है और इसका डिबेट किया जाता है, डिबेटेड पार्ट ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, इसके बारे में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है। फिर आर्टिकल 6 इंडीड डील्स विद द इंटरनेशनल कोऑपरेशन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग मार्केट बेस्ड अप्रोचेस लाइक कार्बन मार्केट्स, तो ये भी सही है।
और इसीलिए इनका हर बार डिस्कशन होता है जो भी एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उनमें। फिर जो इसका थर्ड है करेक्ट स्टेटमेंट वो भी करेक्ट है कि इट कवर्स नॉन मार्केट अप्रोचेस फॉर कॉपरेशन। तो दिस फर्दर एक्सप्लेन्स इट्स ब्रॉड रेलिवेंस एंड डिस्कशन। तो ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं और इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर ए को टिक कर लीजिए और ये इसका करेक्ट सारा एक्सप्लेनेशन है। और YPA को टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आप इसका PDF आसानी से ले सकते हैं। फिर 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड द नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। काफ़ी टाइम के बाद एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो इसका जो आंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है वो लॉन्च किया था नेचर सॉल्यूशंस फाइनेंस हब फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो सही आंसर है ए, और ए ये जो 3 हैं ये इनकरेक्ट हैं, यानी कि IBRD, NDB और AIIB ये गलत हैं और एशियन डेवलपमेंट सही है। तो आंसर ए, 15th क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट का बात कर लें हम, विद रेफरेंस टू डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। डायरेक्ट एयर कैप्चर की बात कही गई है। इट कैन बी यूज एज अ वे ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन, इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग, और एविएशन, इन एविएशन इट कैन बी अ सोर्स ऑफ कार्बन फॉर combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuels। और इसमें पूछा गया 1 and, इसमें थोड़ा सीधे सीधे क्वेश्चन के ऑप्शंस दे दिए गए हैं आंसर्स के कि 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली जैसे पूछा जाता है, 1, 2 and 3 एंड नन ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है आंसर सी, यानी कि तीनों जो है वो सही हैं। कैसे सही हैं तो इसको देख लेते हैं। सी आंसर है, इसको आप मार्क कर लीजिए, टिक कर लीजिए। 1, 2 and 3 तीनों ही करेक्ट हैं। डायरेक्ट एयर कैप्चर डायरेक्टली रिमूव CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन। कार्बन को एटमॉस्फेयर से रिमूव करता है। द कैप्चर्ड CO2 कैन बी यूज एज ए फीड स्टॉक फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। जैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक प्रोडक्शन में, फूड प्रोसेसिंग में, तो वो भी स्टेटमेंट सही है। और जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है कि कैप्चर्ड CO2 कैन बी कंबाइंड विद हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन टू प्रोड्यूस सिंथेटिक फ्यूल्स, ई फ्यूल्स विच आर सीन एज अ पोटेंशियल लो कार्बन फ्यूल फॉर एविएशन एंड अदर हार्ड टू डीकार्बोनाइज सेक्टर। मतलब ऐसे सेक्टर्स में जहाँ को हम चाहते हैं कि डीकार्बोनाइजेशन हो, कार्बन का उत्सर्जन कम हो, पोल्यूशन कम फैले, इन्वायरमेंट को बेनिफिशियल रहेगा वो, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं। तो इसको आप अपने की में मार्क कर लीजिए। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 सेट बी का है। YPA पे जाकर आप टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको इसका एक्सप्लेनेशन और आंसर PDF फॉर्म में मिल जाएगा। क्वेश्चन इज रिगार्डिंग पीकॉक टेरेंटुला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ एन ओमनीवोरस क्रस्टेशियन, इट्स नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया इज़ ओनली लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज। और थर्ड स्टेटमेंट है in its natural habitat it is an arboreal species। which of the statements given above are correct। 4 options है, 1 only, 2, 1 and 3, 2 only and 2 and 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो आंसर डी इज़ करेक्ट। डी आंसर इसका करेक्ट है कि 2 and 3 स्टेटमेंट जो हैं वो सही हैं, बाकी जो 1 स्टेटमेंट है वो गलत है। पीकॉक टेरेंटुला इज़ एन अरेक्निड, ये एक स्पाइडर है, नॉट अ क्रस्टेशियन। पीकॉक अगर आप नाम देखेंगे तो आपको लगेगा कि पीकॉक जो है वो बर्ड की स्पीशीज़ पे आप चले जाएंगे, तो ये नहीं है।
पीकॉक टेरेंटुला, कंफ्यूज नहीं होना है, इज एन अरेक्निड नॉट अ क्रस्टेशियन, स्पाइडर की बात कही गई है। टेरेंटुलाज आर कार्निवोरस फीडिंग ऑन इंसेक्ट्स एंड स्मॉल वर्टिब्रेट्स, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट 2 है, द गूटी टेरेंटुला इज एंडेमिक टू अ स्पेसिफिक फॉरेस्ट एरिया इन आंध्र प्रदेश, इंडिया, सो इट्स नेचुरल हैबिटेट इज इंडीड लिमिटेड टू सम फॉरेस्ट एरियाज इन इंडिया, कि कुछ ही फॉरेस्ट में ये जो है वो पाए जाते हैं। और जो तीसरा है कि इट इज़ एन आर्बोरियल स्पीशीज़ मीनिंग इट लिव्स इन ट्री, तो हाँ ये ट्री पे रहता है, तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर डी। 2 and 3 करेक्ट हैं और 1 जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट इस अगर क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन इंडिया आर लेस देन 0.5 TCO2 पर कैपिटा, ये पहला है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इन टर्म्स ऑफ CO2 इमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया रैंक सेकेंड इन एशिया पैसिफिक रीजन। और थर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोड्यूसर्स आर द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन इंडिया। ए है 1 and 3 ओनली करेक्ट हैं, बी है 2 ओनली करेक्ट है, 2 and 3 ओनली, और डी में है कि तीनों करेक्ट हैं। 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, तो इसका देख लेते हैं हम आंसर। करेक्ट आंसर है सी, दैट मीन्स कि 2 and 3 स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं। अगर हम स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन देख लें इसका, स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि इंडियाज़ पर कैपिटा CO2 इमिशंस आर सिग्निफिकेंटली हायर देन 0.5, जो रेंज दी गई है 0.5 उससे ज़्यादा है, इट इज़ अराउंड 2 to 3 TCO2 पर कैपिटा, सो दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट, ये सही नहीं, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट में इन टर्म्स ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस फ्रॉम फ्यूल कंबशन इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एमिटर ग्लोबली आफ्टर चाइना एंड US। और एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो उसमें जो है वो सेकेंड है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट जनरेशन प्राइमरीली फ्रॉम कोल आर इंडीड द लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन इंडिया, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आंसर सी, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। प्लांट दिया है और उसका डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें 5 जो है वो प्लांट्स के बारे में बताया है। कसावा इज़ अ वुडी श्रब, ये दिया है, प्लांट दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। जिंजर हर्ब विद सूडोस्टेम, मालाबार स्पिनच हर्बेसियस क्लाइंबर, मिंट एनुअल श्रब, पपाया वुडी स्क्रब, ये क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो इसका फिर जो करेक्ट कहा है कि कौन कौन से जो पेयर्स हैं वो करेक्टली मैच हैं, तो अब उसमें 5 चीज़ों की बात कही है, तो क्या ओनली 2 सही हैं, ओनली 3, ओनली 4 या ऑल द 5, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ओनली 3 यानी कि 3 जो है वो सही दिए गए हैं, 3 का सही मैचिंग है और बाकी जो है वो 2 गलत हैं, तो आंसर बी है, इसको आप टिक कर लीजिए, ओनली 3। कैसे, इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो फर्स्ट है कसावा के बारे में बात किया गया है कि कसावा इज़ अ वुडी स्क्रब, तो ये सही है। सेकंड है जिंजर, ये भी करेक्ट है कि इट इज़ एन हर्ब विद सूडो स्टेम, सूडो स्टेम का मतलब होता है फॉल्स स्टेम, फॉर्म्ड बाय रोल्ड लीफ बेसिस। थर्ड बताया गया है मालाबार स्पिनच, ये भी करेक्ट है, इट इज़ अ हर्बेसियस क्लाइंबिंग वाइन, ये तीनों सही हैं। मिंट की बात कर लें तो मिंट इज़ अ हर्बेसियस पेरिनियल नॉट एन एनुअल स्क्रब, मतलब कि सालों साल ये होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि एनुअल ही होते हैं कि अगर एक बार लगा दीजिए तो कई साल तक होते रहते हैं। फिर पपाया की है बात कही कि पपाया इज़ अ लार्ज हर्बेसियस प्लांट ऑफन मिस्टेकन फॉर अ ट्री but it does not have a woody stem in the botanical sense, it is a soft fibrous stem। जो पपाया है हम लोग चूँकि उसका पेड़ देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो है वो लार्ज हर्बेसियस प्लांट है,
और ये है, और ये उसको हमें लगता है कि ये ट्री है, लेकिन ये ट्री नहीं है। और जो इसका स्टेम हम देखते हैं वो सॉफ्ट फाइब्रस स्टेम है। तो इतना डीप में जाके इसमें बॉटनी का ये जो है वो रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। इसको आप अपने आंसर में मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन नंबर 20 देख लें, विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन दैन दैट प्रोड्यूस्ड बाय ओशंस, कि रेन फॉरेस्ट जो है वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं ओशंस के कंपैरिजन में। सेकेंड स्टेटमेंट है मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन। और थर्ड स्टेटमेंट है वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन्स सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन दैन दैट इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इनका पूछा गया है 1 and 2 कौन कौन से करेक्ट हैं। इसमें ऑप्शन है 1 and 2, 2 only, 1 and 3 एंड none ऑफ द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है आंसर बी, यानी कि ओनली 2 ओनली। तो इसको आप मार्क कर लीजिए, 2 ओनली सही है, बाकी इनकरेक्ट हैं। बी इज़, इसका जो ऑप्शन है वो बी है, ओनली 2। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो पहला स्टेटमेंट है कि ओशंस पर्टिकुलरली मेरीन फाइटोप्लैंक्टन आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस 50 to 80% ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन फार मोर देन रेन फॉरेस्ट। तो ओशंस ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इसके रिगार्डिंग इनकरेक्ट था। सेकेंड की बात कही गई कि मेरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर इंडीड मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू ग्लोबल ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑफन एस्टिमेटेड एट अराउंड 50% और मोर। ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए जो बी है ऑप्शन उसका वो करेक्ट है। और थर्ड है कि एटमॉस्फेरिक एयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन while oxygen is dissolved in water its concentration is much lower than in air. Example, typical saturated oxygen in water is around 8 to 10 milligram per liter which is far less than atmospheric concentration. तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है और इसको आप अपने आंसर शीट में मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, अब ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और पूछा गया कि कौन सा इसमें करेक्ट है। ही पजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स ऑफ द ईस्ट। सेकेंड है ही डिज़ायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन एंड वुमेन। ये 2 स्टेटमेंट इनके दिए गए हैं और फिर इसमें पूछा गया है कि 1 इज़ करेक्ट, 2 and 3 और जो डी ऑप्शन है वो है कि नाइदर 1 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बोथ 1 and 2। इनके बारे में जो 2 स्टेटमेंट्स बताए गए हैं वो दोनों ही सही हैं। राजा राम मोहन राय जो है वो एक प्रोफाउंड स्कॉलर थे ऑफ वेरियस ईस्टर्न philosophical systems including वेदांत एंड वो हाईली रिस्पेक्टेड देम। तो उन्होंने वेदांत का सिद्धांत भी दिया था और वो उसको काफ़ी मानते थे और रिस्पेक्ट करते। तो ये स्टेटमेंट सही था और वो जो उनका जो पूरा काम है उनको मॉडर्न सुधारों के लिए ही जाना ही जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि वो एडवोकेट थे रैशनलिज्म के। उनको जो है वो फादर ऑफ रेनेसां भी बोला जाता है, इंडियन रेनेसां। तो ये इनके बारे में जो स्टेटमेंट है कि साइंटिफिक इंक्वायरी, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वालिटी की बात उन्होंने कही थी। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम करें तो वो है कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। ये भी हिस्ट्री का क्वेश्चन है। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के बारे में 4 स्टेटमेंट इसमें दिए गए हैं। क्या क्या था? बायकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक,
स्टैब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स, ये 4 हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन कौन से जो है वो नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम के पार्ट थे। अब इसमें ऐसे पूछा गया कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, और मतलब इन चारों के बारे में बात हो रही कि कौन कौन सा, यानी कि एक ही सही है या 2 सही है या 3 या चारों। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ओनली 3। नॉन कॉपरेशन के बात जब कही जाती है तो ओनली 3 जो है वो करेक्ट है। और 3 स्टेटमेंट क्या है कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑनररी ऑफिसेस वाज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, नॉट रिटेंशन, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गया है। फिर अगर हम बात कर लें कि बाकी जो 3 स्टेटमेंट हैं, यानी कि बायकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ्स, वो उसके की एक्सपेक्ट थे तो वो सही है। और स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, अहिंसा, वो फाउंडेशनल प्रिंसिपल था ही, तो यानी कि ये भी सही है। ये जो 3rd है वो इनकरेक्ट है। और जो 4th है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स वॉज इनकरेज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू ब्रिटिश कोर्ट्स, तो यानी कि 3 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। तो इसका जो आंसर है वो है ओनली 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछा गया है कि द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अराघट्टा, इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या था, वॉज। फिर क्वेश्चन इसके ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि अ वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of its spokes, a larger earthen pot driven by bullocks, और डी ऑप्शन है कि a large water bucket pulled up by rope directly by hand। तो इसका जो सही आंसर है ये है बी। आंसर बी इसका करेक्ट है, बी सही आंसर है। बाकी ये सही है और बाकी जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। अराघट्टा जनरली रिफर्स टू अ वाटर लिफ्टिंग डिवाइस, ऑफन अ पर्सियन व्हील विच यूजेज अ लार्ज व्हील विद पॉट्स टू लिफ्ट वाटर, समटाइम्स पावर्ड बाय एनिमल्स। तो ये जो है उसका मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब व्हील्स रहते हैं और उनसे जो है उन्हीं के द्वारा जो है वो पानी को जो है वो भरा जाता है। वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है, कुएं से पानी निकालने का, और इसमें जानवरों का यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा बहुत सारे जगहों पर इस तरह का दिखाया गया है फिल्म्स वगैरह में और उसमें। तो ये इसको कहा जाता है अराघटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, 24वां क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच अमंग of the following rulers in ancient India has assumed the title of Matvilas, विचित्र चित्त एंड गुणाभार, कि ये 3 जो है टाइटल्स ये किसने जो है वो लिए थे। और उसके बाद डायरेक्ट इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, महेंद्र वर्मन 1, सिंह विष्णु, नरसिंह वर्मन 1 और सिंह वर्मन। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है महेंद्र वर्मन। महेंद्र वर्मन आंसर ए करेक्ट है। ये एक पल्लव किंग थे जो कि विच वॉज अ ग्रेट पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर एंड इज़ नोन टू हैव एडॉप्टेड दीज टाइटल्स। तो ये तीनों टाइटल्स जो है इन्होंने ही अडॉप्ट किया था। तो ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 25th नंबर क्वेश्चन भी हिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें पूछा गया कि फाहियान द चाइनीज़ पिलग्रिम ट्रेवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। तो ये चंद्रगुप्त 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है अदर एग्जामिनेशंस में। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। तो इसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो फाहियन थे, फाहियन वो इंडिया उन्होंने विज़िट किया ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त 2, जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, और ये गुप्ता डायनेस्टी के थे। तो 25 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है YPA की टीम के द्वारा, और आप YPA के टेलीग्राम चैनल पे जाके
ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जाके ज्वाइन करिए और वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है इसको भी लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और कल तक सारे ही एक्सप्लेनेशन और आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।